नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज के आर्टिकल देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है हमारी अर्थव्यवस्था के संबंध में है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे रिकवर करी जा सकती है हमारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, हमारे देश में जो कंपनीज है, जो उद्योग है, उनके द्वारा। उसके बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है। जो दूसरा आर्टिकल है ये हाल ही में इलेक्शन कमीशन के एक निर्णय को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है स्टार कैंपेनर के संबंध में, उस बारे में चर्चा करता है। अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है जिनमें हम उन महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले ये लॉ सीखो के कुछ कोर्सेस और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा लॉ सीखो की ये कुछ और कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। वह यह है कि नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया। आपका ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उसके अलावा आज का ये हमारा वर्णनात्मक प्रश्न यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे रिकवर कर सकती है, कैसे पुनः उभर सकती है। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में, कुछ ऐसे तरीकों के बारे में चर्चा कीजिए जो कि मुमकिन हो। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है इनकम क्राइसिस इन इंडियन इकोनॉमी। तो एक इनकम क्राइसिस आ गया है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। काफ़ी लोगों की नौकरी छूट गई है, जो इनकम हुआ करती थी वो भी काफ़ी कम हो गई है लोगों की। तो क्या किया जा सकता है। द फंडामेंटल ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर द करंट इन फेवर ऑफ लार्ज इन्वेस्टर्स एंड नॉट वर्किंग ऑन स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो हमारी राइटर बताते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को जो फंडामेंटल है अभी की स्थिति में खासकर, वो हमारे लार्ज इन्वेस्टर्स के हाथ में है। वो बड़े उद्योजक है जो उनके हाथ में है। स्मॉल इंटरप्राइजेस जो है या ऐसे लोग जो कि एक लो इनकम ग्रुप से आते हैं उनके हाथ में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको मनी सर्कुलेशन बढ़ाना है तो आपको मनी इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा। सरकार एक हद तक ही कर सकती है। उसके बाद में अगर जीडीपी में भी अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो ये उन्हीं लोगों से ज़्यादा जनरेट होता है जो कि लार्ज इन्वेस्टर्स हो, जो ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ करे। तो 3 प्रोबेबल सॉल्यूशन बताए हैं। पहला है फ्री अप मार्केट्स, कि आप मार्केट को फ्री कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। तो फ्रीइंग मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है उनके लिए मार्केट फ्री करने की बात की गई है। इससे किसान आसानी से अपनी जो फसल है या अपना जो उत्पाद है वो कहीं पर भी बेच सके और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। इससे होगा ये कि फार्मर के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा और वो ज़्यादा व्यय कर सकेगा। तो इस तरीके से एक मनी का जो सर्कुलेशन है वो हमारे मार्केट में पुनः चालू होगा और जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा हो सकता है। उसके साथ में जो दूसरी चीज़ बताई है वो ये है कि फ्रीइंग लेबर विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो लेबर को अगर आप यहाँ पर फ्री करेंगे तो ये बहुत हद तक एक इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर चीपर लेबर कॉस्ट होता है वहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको एक और चीज़ समझने की ये आवश्यकता है कि हमको ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकार है, उनका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेबर को सिर्फ हमको एक वस्तु, एक कमोडिटी के रूप में ही नहीं देखना चाहिए, एक ह्यूमन और उसका खुद का ह्यूमन राइट्स है इस और भी देखना चाहिए, उसका भी ध्यान यहाँ पे रखने की आवश्यकता है। उसके साथ में जो दूसरी बात कही गई है वो है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो ये जो इंडस्ट्रीज है, जो उद्योजक है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रोडक्टिविटी का अगर हम मीनिंग जाने तो लार्जर द प्रोडक्ट आउटपुट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ अ यूनिट ऑफ इनपुट इज इक्वल टू हायर द प्रोडक्टिविटी। तो जितना आपका आउटपुट प्रोड्यूस होगा उतनी आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका आउटपुट भी आपको बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगी, आपको मुनाफा होगा, आपको उद्योजक को मुनाफा होगा, वो अपने एम्प्लॉय जो है उनको सैलरीज दे पाएंगा, उनको बोनसेस दे पाएंगा। और इससे जो कॉमन जो हाथ है, जो एक सामान्य हाथ है, सामान्य मनुष्य, जो एक मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग हैं, उन तक भी पैसा पहुंच पाएंगा और वो भी व्यय कर पाएंगे। उसके साथ में जो दूसरा बिंदु बताया गया है वो ये है ऑल्सो यूज्ड एज अ यूनिवर्सल मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी। तो जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पीपल। तो आपका जो जीडीपी है वो टोटल नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड होता है।
अब इसका नंबर जो है वो जितना ज़्यादा आता है आपका प्रोडक्टिविटी उतना ही बड़ा वो दर्शाता है। उसके साथ में कुछ स्ट्रेटजीज बताई गई है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, खासकर जो कंपनीज है उनके लिए, कि आप मशीन्स और टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बढ़ाएं और ये आपके वर्कर्स को सप्लीमेंट कर सकता है। इससे आपकी कॉस्ट जो है वो कम होंगी और प्रोडक्टिविटी आपकी बड़ी रहेगी, और तो इससे आपको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। उसके अलावा स्ट्रेटजी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो यहाँ पर जो क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्रूव करने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ मशीन और टेक्नोलॉजी नहीं इंट्रोड्यूस नहीं करिए, आप उसके साथ में वर्कर्स की जो स्किल है उनका जो एक कल्चर, उनमें एक ऐसा कल्चर इन्वेस्ट कीजिए, एक पनपाई जिससे उनमें इम्प्रूवमेंट हो सके और उनकी स्किल पे भी वो ज़्यादा ध्यान दे। उसके साथ में लेजी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की भी बात की गई है जो कि कंपनी यूज़ कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जो कि एक जन कल्याण के लिए होती है उनके लिए ये एक स्ट्रेटजी जो है वो इतनी अच्छी साबित नहीं होगी। उसके साथ में एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाता है कि एक चीज़ हमको देखने को मिलती है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो फॉरेन एड लेती है फॉरेन टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ पे लाने के लिए। उससे प्रभाव ये होता है कि जो हमारा वर्कफोर्स है, एक ट्रेडिशनल वर्कफोर्स जो है, जो हमेशा से एक काम करते हुए रहता है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से जूझना पड़ता है और मास अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन जैसी चीज़ें हमको देखने की ज़रूरत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स है जो लिए जा सकते हैं। पहला स्टेप यह है कि गवर्नमेंट शुड क्रिएट अ गुड सोसाइटी फॉर ऑल सिटीजन, नॉट ओनली फॉर इन्वेस्टर्स। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, यहाँ पर गवर्नमेंट को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप सिर्फ बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ही सिर्फ कदम ना उठाइए, आप ऐसे कदम उठाइए जो लार्जर सोसाइटी को ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा पाए। उसके साथ में पुश फॉर इनोवेशन इन सोशली मोर बेनिफिशियल डायरेक्शन मोर देन रिप्लेस वर्कर्स विद कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो जैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ती है, फॉरेन टेक्नोलॉजी एकदम से आ जाती है, तो जो हमारा ट्रेडिशनल वर्कफोर्स है वो आउट ऑफ द वर्क हो जाता है। तो यहाँ पर फॉरेन टेक्नोलॉजी को तो आप ध्यान दीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा आप इस और ध्यान दीजिए कि कैसे आपके वर्कर्स और ज़्यादा स्किल्ड बन सकते हैं। उसके साथ में जो स्मॉल इंटरप्राइजेस है, जो छोटे मोटे उद्योजक है, वर्कर्स है, इनको साथ में मिलकर एसोसिएशन बना के काम करने की आवश्यकता है, जिससे अगर कुछ महंगी टेक्नोलॉजी भी है तो उसको वह आसानी से एक्सेस कर सके, उसको उपयोग में ले सके और अपना प्रोडक्शन और अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। तो चलिए हमारा दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। ये है स्टार कैंपेनर के संबंध में एक निर्णय आया है। तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कमलनाथ, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शंस थे, उपचुनाव थे, तो उस दौरान एक उनका रिमार्क आया था बीजेपी की वुमेन कैंडिडेट से संबंध में। तो उस रिमार्क के चलते हुए उनके पास में जो एक स्टार कैंपेनर का एक जो तमगा मिला हुआ था, जो उनको ओहदा मिला हुआ था, वो हटा दिया गया। अब हम जान लेते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो स्टार कैंपेनर क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो स्टार कैंपेनर कौन होगा, ये पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है। तो वो अपने कुछ बड़े बड़े नेता या ऐसे अपने फेस जो पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनको स्टार कैंपेनर के रूप में चुनाव आयोग को बताते हैं कि ये हमारे स्टार कैंपेनर रहेंगे। और इससे फ़ायदा ये होता है इनको कि स्टार कैंपेनर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके प्रचार करते हैं। अब होता यह है कि जो कैंडिडेट होते हैं, जो जिनने नामांकन फाइल करा है, जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो स्टार कैंपेनर की सभा में होने वाला जो व्यय है वो कैंडिडेट्स के एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होता है, वो उससे एक्सक्लूडेड रहता है और ये उस पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर एक पूर्व सीएम को अगर आप स्टार कैंपेनर का स्टेटस उनसे ले लेते हैं, वो प्रिविलेज उनसे ले लेते हैं, तो इससे पता चलेगा कि जो कैंडिडेट्स है उनके व्यय पर उनका जो एक खर्च की एक सीमा रहती है उसको बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचेगा। तो इससे इलेक्शन का जो पूरा एक प्रोसेस है इन कैंडिडेट्स का वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो ये कुछ स्टार कैंपेनर का एक छोटा सा चीज़ रहा था। तो इसी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना पावर यूज़ करते हुए कमलनाथ की इस स्टेटमेंट पे उन्होंने ये पाया कि ये गलत है और इसीलिए स्टार कैंपेनर का स्टेटस हटा दिया। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो निर्णय लिया है ये गलत है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ पावर है वो जान लेते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जब आचार संहिता लगती है, बार्स कैंडिडेट फ्रॉम रिस्टोरिंग टू द क्रिटिसिज्म ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द प्राइवेट लाइफ।
नॉट कनेक्टेड विथ पब्लिक एक्टिविटीज। तो जो आपके प्राइवेट रिमार्क रहते हैं, जो उनके निजी परिवार से या उनकी निजी लाइफ से संबंध में जो रिमार्क रहते हैं, वो आप वहाँ पे उनका क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनकी पब्लिक एक्टिविटीज़ है, कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं, कुछ नीतियाँ बनाई गई है, तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लाइफ में आप हस्तक्षेप या उसके बदले कोई रिमार्क नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा रेसिड्यूरी पावर्स होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कि जहाँ पर लॉ नहीं बना हुआ है, लॉ एब्सेंट है, वहाँ पर वो अपनी ये पावर यूज कर सकते हैं। तो चलिए हमारे न्यूज़ इन फ्लैश देख लेते हैं आज के। तो पहला जो न्यूज़ इन फ्लैश है वो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो जब भी हमारा जो लोकसभा है, हमारी जो संसद है, वो अपने कार्य प्रणाली में नहीं होती है, जब उसकी सभा नहीं होती, उस बीच अगर सरकार को कोई कानून लाना है तो वह अध्यादेश के रूप में, ऑर्डिनेंस के रूप में लाती है। तो इसी तरीके का एक ऑर्डिनेंस लाया गया जो कि हमारे आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट में अमेंडमेंट का है। तो इसमें एक ऐसा अमेंडमेंट लाया गया कि इसमें बताया गया कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड या करप्शन है, उसमें किसी भी तरीके की कोई धांधली है, कोई फ्रॉड है, कोई भ्रष्टाचार है, तो ऐसे कंडीशन में और एक सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी जो पार्टीज है उस एग्रीमेंट के, उनको एक राहत की बात मिली हुई है कि वो आर्बिट्रल एग्रीमेंट, अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फ्रॉड है और वहाँ पे आर्बिट्रल अवार्ड पास हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर एक अनकंडीशनल स्टे लग सकता है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हो सकता है ये काफ़ी अच्छा एक निर्णय है, ये तो समय के साथ में हमको पता चलेगा। तो उसके साथ में 8th शेड्यूल जो हुआ करता था, जिसमें क्वालिफिकेशन ऑफ एग्रीडेशन ऑफ आर्बिट्रेशन की जानकारी होती थी, ज़रूरी होता था, उसे भी रिमूव कर दिया गया है। उसके साथ में जो हमारी दूसरी खबर है, यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन के न्यूज़ तो आ ही रही है, 1-2 दिन में पूरा पिक्चर साफ हो जाएंगी। उसके अलावा यूएस की तरफ से एक और जो खबर महत्वपूर्ण है वो ये है कि पेरिस पैक्ट जो हुआ था उससे फॉर्मली एक पहले ही अनाउंस किया जा चुका था प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा, अब फॉर्मली औपचारिक रूप से यूएस इससे बाहर आ गया है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि चाइना के बाद में जो सबसे ज़्यादा एमिशन करता है कार्बन का, वो यूएस है, वो अमेरिका है। तो ये 189 कंट्रीज़ के बीच में पेरिस पैक्ट हुआ था, 2015 में हुआ था, जिसका उद्देश्य ये था कि हम हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करें और इसको 2 डिग्री सेल्सियस जो है, जो एक बढ़ने की आशंका थी, उसको कम से कम बनाए रखें और इसको एक हम कम मापदंड पे लेकर आए। उसके साथ में जो हमारा तीसरा समाचार है ये है नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका टारगेट ये होगा कि हम बच्चों के लिए पार्क्स, गार्डन और आउटडोर प्ले स्पेसेस मुहैया करवाए, जहाँ पर वो घूम सके, खेल सके, वॉक कर सके, और जो कि उनकी एक चाइल्डहुड की ज़रूरत है उसको वो एक्सेस पा सके। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन की भी बात इसके अंदर की गई है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसे समय की आवश्यकता के हिसाब से है ये, जिससे बच्चों का बचपन पुनः उन्हें मिल पाए। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।